इन वीडियो लेक्चर्स में हम बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड जो फर्स्ट टॉपिक हमने देखना है वो है कार्बोहाइड्रेट। बट कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करने से पहले हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि एटम की स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज बार बार हमने एक एटम को यूज़ करना है, कार्बन एटम। तो वो कार्बन आप हमेशा स्टेबल फॉर्म में ड्रॉ करोगे, वो अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। तो पहले स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो एटम की स्टेबिलिटी के लिए हम दो तरह के रूल्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डुप्लेट रूल का, और सेकंड हम रूल यूज़ करेंगे ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल का मीनिंग क्या है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हैं। एंड ऑक्टेट का मीनिंग क्या है कि वैलेंस शेल में किसी भी एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डुप्लेट रूल के थ्रू खुद को स्टेबल करेगा, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन के थ्रू स्टेबल है तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो आप लोग बिकॉज बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ वैलेंस शेल का, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे खुद को स्टेबल करेंगे। एंड बिकॉज बार बार हमने यूज़ करना है कार्बन एटम का, तो मैं यहाँ पे कार्बन एटम का पहले इलेक्ट्रॉन नंबर लिख देती हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है कार्बन के पास। और किसी भी एटम की जब हम बात करते हैं तो एटम में 3 चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में 2 चीज़ें मौजूद हैं, प्रोटॉन मौजूद है एंड न्यूट्रॉन मौजूद है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे आप उसके सराउंडिंग में जो शेल्स होते हैं उसमें अरेंज करवाते हो। एंड शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करवाने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं 2n² का, और जो n है इसमें शो करवा रहा है नंबर ऑफ शेल को। तो अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किसी भी एटम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो आपने 1 को रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे हमने n को रिप्लेस करवा दिया 1 से, और जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा और आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इट मीन्स के फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हम प्लेस करवा सकते हैं 2, और सेकेंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो आप क्या करेंगे, n को रिप्लेस करवाएंगे 2 से, स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे और आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह से आप सारे शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। तो अगर हम कार्बन एटम की बात करें तो कार्बन एटम में न्यूक्लियस में या किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन्स को हमने सराउंडिंग शेल में अरेंज करवाना होता है। तो अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन नंबर 6 था तो उसके फर्स्ट शेल में मैक्सिमम हम प्लेस करवा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्लेस करवा दिए, और ये है कार्बन एटम का सेकेंड एनर्जी शेल। बिकॉज हम मैक्सिमम सेकेंड शेल में प्लेस करवा सकते हैं 8, बट कार्बन के केस में मैक्सिमम उसके पास इलेक्ट्रॉन 6 ही हैं। तो 2 हमने पहले में अरेंज करवा दिए हैं, रिमेनिंग 4 रह गए हैं, तो 4 को हम यहाँ पे अरेंज करवा देते हैं। तो सेकंड शेल जो है वो कार्बन का है वैलेंस शेल। किसी भी एटम का जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं वैलेंस शेल का। ठीक है, तो वैलेंस शेल है आउटर मोस्ट शेल। बिकॉज कार्बन एटम का जो वैलेंस शेल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो कि वैलेंस शेल है उसमें ना तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ना ही 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इट मीन्स कि ये वाला जो शेल है, ये जो कार्बन एटम है ये अनस्टेबल है। स्टेबल कब होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एटम के पास, या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें यहाँ पे करने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो डैट ये कार्बन एटम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब सारे एटम्स जो हैं वो खुद को स्टेबल करने के लिए किसी और एटम के साथ रिएक्ट करते हैं सो डैट वो स्टेबल हो जाए। और स्टेबल करने के लिए बहुत से बॉन्ड हैं, हम उनमें से 2 को भी देखते हैं, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, और देखते हैं कि कार्बन एटम जो कि हम बायोकेमिस्ट्री में बार बार यूज़ करेंगे वो किस तरह से हमने स्टेबल करना है। और बहुत ज़्यादा डिटेल हम आयोनिक बॉन्ड की और कोवेलेंट बॉन्ड की नहीं देखेंगे,
जस्ट हम थोड़ा सा एक ब्रीफ स्केच ड्रॉ करते हैं सो डैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि जब बार बार आप कार्बन एटम को यूज़ करें बायोकेमिस्ट्री में तो उसमें आपने कितने बॉन्ड्स ड्रॉ करने हैं और वो कौन सा बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड में जब भी कोई एटम खुद को स्टेबल करना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करता है या फिर वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि यहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। और आयोनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं दो एटम्स। एक हम ड्रॉ करेंगे सोडियम एटम और दूसरा हम ले लेते हैं क्लोरीन। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है वो होता है 11 एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नंबर होता है 17। तो अगर हम प्रीवियस फार्मूला को यूज़ करते हुए 2n² को, जो कि आपने पहले अभी ड्रॉ किया है, अगर उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम सोडियम का एंड क्लोरीन के दोनों के एटम्स ड्रॉ कर लें तो ये दोनों के मैं ब्लू कलर में ड्रॉ कर रही हूँ न्यूक्लियस। और यहाँ पे मौजूद हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों के। और सराउंडिंग जो शेल्स हैं उसको बेसिकली हमने देखना है कि उसको हमने कैसे स्टेबल करवाना है, वैलेंस शेल को। तो पहले शेल में आपको पता है उस फार्मूला के अकॉर्डिंग मौजूद होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको पता है कि सेकंड शेल में आप प्लेस करवा सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स को। और ये हम ड्रॉ कर रहे हैं किसका एटम, सोडियम का। और अभी हम सोडियम के 10 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर चुके हैं। एक जो इलेक्ट्रॉन रह गया है उसको हम यहाँ पे अकोमोडेट करवा देते हैं थर्ड वाले शेल में और वहाँ पे आएंगे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमने एटम ड्रॉ कर दिया है सोडियम का। क्लोरीन का ड्रॉ करते हैं और क्लोरीन के फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2n² को यूज़ करते हुए हम करवाएंगे 2। सेकेंड शेल में हम प्लेस करवाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 2n² फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आप प्लेस करवा दोगे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्लोरीन के बिकॉज रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं तो हम 18 प्लेस नहीं करवाएंगे, यहाँ पे हम प्लेस करवा देंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के शेल्स के अंदर आप देख रहे हो कि इसके भी वैलेंस शेल में 8 नहीं है, इसके पास भी नहीं है। तो सोडियम क्या करता है कि अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर देता है किसको, क्लोरीन को। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। 7 उसके पास ऑलरेडी थे, एक आपने दे दिया सोडियम का। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन स्टेबल हो चुका है। और सोडियम का ये वाला जो शेल है बिकॉज उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है तो उसके पास अब ये वाला शेल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, सोडियम एंड क्लोरीन दोनों को स्टेबल कर दिया है। सोडियम ने इसमें एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इसके पास चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन ने एक रिसीव किया तो इसके पास चार्ज आ जाता है नेगेटिव। अब सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है और क्लोरीन के पास नेगेटिव क्यों आया है? इससे पहले तो हमने कोई चार्जेस नहीं लिखे थे बिकॉज जितने किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के पास चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव। पहले हमारे पास सोडियम में मौजूद थे 11 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन में 11 ही प्रोटॉन से सोडियम के अंदर, ठीक है। तो सोडियम के अंदर 11 ही प्रोटॉन से और 11 इलेक्ट्रॉन से, इट मीन्स के दोनों चार्जेस इक्वल थे, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे। तो अब उसने क्या कर दिया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है क्लोरीन को तो इसके पास नेगेटिव चार्जेस हो गए हैं 10। तो डोमिनेट कर रहा है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्लोरीन के पास टोटल हैं 17, हमने कहा था उसके पास हैं प्रोटॉन एंड 17 है उसके पास इलेक्ट्रॉन। अब बिकॉज उसने एक ले लिया है और नेगेटिव चार्जेस डोमिनेट कर रहे हैं तो क्लोरीन के केस में चार्ज आपने मेंशन करवा दिया नेगेटिव। तो ये जो एक बॉन्ड बना है सोडियम
एंड क्लोरीन के दरमियान, इसमें सोडियम के पास है प्लस चार्ज एंड क्लोरीन के पास है नेगेटिव चार्ज। इस बॉन्ड को आप कहते हो ये आयनिक बॉन्ड, जिसमें आपने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट किया है और या तो एक्सेप्ट हुआ है। जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, या वो एटम जिसके पास चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करने के बाद, उसे आप आयन कहते हो। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसे आप कैटायन कहते हो, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसे आप एनायन कहते हो। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि कोई भी एटम अगर आयोनिक बॉन्ड के थ्रू खुद को स्टेबल करना चाहता है तो कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट एंड एक्सेप्ट करता है। ऐसा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का, और फिर हम आगे मूव करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ कि कार्बन खुद को कैसे स्टेबल करता है। उसके लिए मैं दो एटम्स लूँगी, एक मैं ले रही हूँ यहाँ पे कार्बन एटम और दूसरा मैं ले रही हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम यहाँ पे कार्बन का एटम ड्रॉ कर दें तो ये मेरे पास कार्बन का है न्यूक्लियस, जिसमें ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मौजूद हैं, और देखते हैं कि ये खुद को स्टेबल कैसे करेगा। स्टेबल करने के लिए हमें ड्रॉ करने होंगे उसके यहाँ पे शेल्स को, और फर्स्ट शेल में हमारे पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। और कोवेलेंट बॉन्ड में हमने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट नहीं होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल इसके साथ ले रहे हैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास, अगर ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है तो उसके पास एक ही शेल होता है, उसके एक शेल में मौजूद है ये एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करता है कि ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है किसके साथ, कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इट मीन्स कि कार्बन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के पास भी मौजूद है और ये हाइड्रोजन के पास भी मौजूद है, दोनों इसको शेयर कर रहे होते हैं। तो अब कार्बन के पास हो चुके हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के पास हो चुके हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन ने खुद को स्टेबल कर लिया है डुप्लेट रूल के थ्रू। डुप्लेट रूल में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन जो है स्टेबल हो चुका है, लेकिन कार्बन अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। तो फिर वो क्या करता है, वो यूज़ करता है एक और हाइड्रोजन का, और अगेन उस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इस तरह से अगेन यहाँ पे शेयर हो गए हैं। अब कार्बन के पास हो चुके हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, और हमारे पास हो चुका है उसके हाइड्रोजन में हो चुके हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हाइड्रोजन भी हो चुका है स्टेबल। अब हम लेते हैं एक थर्ड एग्जांपल हाइड्रोजन की, और उसमें अगेन ये हाइड्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, अपने शेयर कर लेंगे। ये हाइड्रोजन जो है डुप्लेट रूल के थ्रू स्टेबल हो चुका है, और कार्बन अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है बिकॉज उसके वैलेंस शेल में है 4 उसके पास ऑलरेडी थे, एक उसने शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ, और 3 हाइड्रोजन से शेयर किए हुए हैं, तो उसके पास 7 हो चुके हैं। तो ये है हमारे पास एक 4th हाइड्रोजन जो कि यूज़ करेगा ये कार्बन एटम, और ये क्या कर लेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। अब 4 हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हुए हैं। 4 हाइड्रोजन एटम्स की हम बात कर रहे हैं कि वो स्टेबल हो चुके हैं, और कार्बन भी 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर होने के बाद क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, बिकॉज उसके पास 4 थे ऑलरेडी मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, एंड 4 उसने क्या कर लिए हैं, शेयर कर लिए हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो टोटल इसके पास, कार्बन के पास हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मीन्स कि जब भी आप कार्बन के साथ बॉन्ड ड्रॉ करोगे, लाइक यहाँ पे हमने बायोकेमिस्ट्री में काफ़ी दफ़ा ड्रॉ करना है कार्बन को, तो आपने कार्बन के साथ ये 4 बॉन्ड ड्रॉ करने हैं। बॉन्ड का मीनिंग क्या है कि ये उसके पास अपने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं जो कि वैलेंस शेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो वैलेंस शेल में थे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये उससे शेयर कर लिए हैं किसी भी और एटम के साथ। और कार्बन जो है वो शेयर कर रहा है किसके साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि उसने हाइड्रोजन के साथ उसको स्टेबल किया है। तो ये जो लाइंस है, जो बॉन्ड की लाइंस है, ये हमेशा आपने 4 रखनी है। 5 या 3 अगर हो गई तो आपका कॉन्सेप्ट जो ठीक नहीं रहता बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में बार बार आप यूज़ करने वाले हैं कार्बन का, तो कार्बन के हमेशा आप 4 बॉन्ड रखेंगे। एंड बायोकेमिस्ट्री में कार्बन जो है वो आप जब ड्रॉ कर रहे होंगे तो आप उसमें आयनिक बॉन्ड ड्रॉ नहीं कर रहे होंगे, वो ड्रॉ कर रहे होंगे आप कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होते हैं, शेयर हो रहे होते हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट
कार्बन की या सारे एटम्स की स्टेबिलिटी की बात करने के बाद हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। एंड कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, वो होता है CnH2O, और ये ब्रैकेट्स लगा के आपने एन यहाँ पे क्लोज करवा देना है। एन यहाँ पे शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, कार्बन एंड ये वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं ये हो सकते हैं मिनिमम 3 हो सकते हैं और मैक्सिमम ये हो सकते हैं थाउजेंड्स में। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। लाइक अगर मैंने n को रिप्लेस करवाया है 3 से, तो मेरे पास कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या आएगा? तो फॉर्मूला यहाँ पे पहले हम करते हैं C3H2O, n को हमने 3 से रिप्लेस करवा दिया है। अगर आप ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा C3H6O3। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे n को रिप्लेस करवाते हैं 4 से, तो हमारे पास आंसर आएगा C4H8O4। या अगर हम n को रिप्लेस करवा देते हैं 20 से, तो हमारे पास आंसर आएगा C20H40 एंड O20। तो जितने भी फार्मूलाज आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, आप देख रहे हो कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग में लिखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये हैं हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड का मीनिंग क्या है? यहाँ पे हम हाइड्रेटेड वर्ड यूज़ कर रहे हैं वाटर का। तो कार्बोहाइड्रेट्स के मीनिंग में हमने कार्बन के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल वाला अटैच करवाया। इसका मीनिंग क्या है कि कार्बन के साथ जो है जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो सेम रेशो के साथ मौजूद हैं, जो कि वाटर के अंदर मौजूद है। इट मीन्स कि हाइड्रोजन की अमाउंट डबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। वाटर में भी आप देख रहे हो कि 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। और सारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आप देख रहे हैं कि अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हाइड्रोजन की अमाउंट डबल रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और ये दोनों अटैच हैं किसके साथ? कार्बन के साथ। तो ये मीनिंग है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। और मीनिंग में आपने लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हाइड्रेटेड कार्बन के, कार्बन के साथ मौजूद है एक वाटर का मॉलिक्यूल। या सिंपली आप कह सकते हो कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो सेम रेशो के साथ है, जो कि वाटर के अंदर मौजूद होती है, और वो रेशो है 2:1। डेफिनेशन लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी का मीनिंग क्या है? पॉली का मीनिंग होता है मैनी, और हाइड्रोक्सी का मीनिंग है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन भी फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड में होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कीटोन में होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन में हमने लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स है पॉलीहाइड्रोक्सी। इट मीन्स कि इसमें बहुत से हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं, और इसमें या तो होगा एल्डिहाइड ग्रुप या फिर होगा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो दोनों में से कोई एक मौजूद होता है, लेकिन दोनों आपने एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं करवाने हैं। और यहाँ पे ज़रा ड्रॉ करते हैं एक कार्बोहाइड्रेट, और सबसे जो कॉमन एग्जांपल है ग्लूकोज की, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं और ड्रॉ करते हैं उसका स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का एंड फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं पहले। और यहाँ पर लिखते हैं फ्रुक्टोज का C6H12O6। तो दोनों का आप देख रहे हो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जिसमें आपका नंबर ऑफ एटम्स नजर आ रहे हैं। C6H12O6 दोनों के पास सेम है, लेकिन ग्लूकोज जो है इसके पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है, इसलिए ग्लूकोज को हम कहते हैं ये है एक एल्डो शुगर। और फ्रुक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कीटोन, तो इसलिए हम कहते हैं वो है कीटो शुगर।
दोनों के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के लिए दोनों को हमने यहाँ पे ले लेने हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 6 नंबर ऑफ़ एटम्स में ड्रॉ कर रही हूँ दोनों के। और एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आपने कहा था कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, तो वो हमेशा आप टर्मिनल पे ड्रॉ करते हैं और ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ एल्डिहाइड टर्मिनल पे। मिडल वाले कार्बन्स के साथ आप एल्डिहाइड को अटैच नहीं करवा सकते हैं, अदरवाइज उसकी वैलेंसी जो है स्टेबल नहीं रहती है कार्बन एटम की। और यहाँ पे जो कीटोन है वो हमेशा आप अटैच करवाते हैं मिडल कार्बन्स के साथ, और ये हमने किसी भी मिडल के साथ अटैच करवाना है, टर्मिनल वाले के साथ हमने अटैच नहीं करवाना है। तो दोनों एग्जांपल्स में एल्डो एंड कीटो की एग्जांपल्स के अंदर आपने सबसे पहले क्या किया, आपने एक चेन ड्रॉ कर ली है और चेन में कितने आपने कार्बन आइटम्स ड्रॉ करने हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो पहले आपने जनरल फार्मूला ड्रॉ किया था कार्बोहाइड्रेट्स का, उसके नंबर ऑफ़ एटम्स से, तो हमने दोनों के अंदर 6 कार्बन आइटम्स है, तो हमने पहले चेन ड्रॉ कर दी। एंड ये एल्डो शुगर है तो उसके फर्स्ट कार्बन के साथ हमने एल्डिहाइड को अटैच करवा दिया है। फ्रुक्टोज है, कीटो शुगर है, तो हम पहले वाले के साथ या लास्ट वाले के साथ एल्डिहाइड को अटैच नहीं करवाते हैं, कीटो को अटैच नहीं कराते हैं, वो हमेशा आप अटैच करवाते हैं मिडिल वाले के साथ। तो मिडिल को हमेशा आप अटैच करवाएंगे कीटोन फंक्शन ग्रुप के साथ, और टर्मिनल वाले के साथ आप यूज़ करते हैं एल्डिहाइड को। तो जो एक कार्बन आपने यूज़ कर लिया है फंक्शन ग्रुप के साथ, बाकियों के साथ आपने क्या अटैच करवा देना है, हाइड्रोक्सो ग्रुप। और ये जो थर्ड कार्बन होता है उसका हाइड्रोक्सो ग्रुप आप ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड पे, बाकियों का आपने ऐसा रखना है। सेम इसी तरह से यहाँ पे हम फ्रुक्टोज का ड्रॉ करते हैं। एक कार्बन जिसके साथ आपने फंक्शन ग्रुप को अटैच करवाया हुआ है, अगर वो कीटो है तो कीटोन फंक्शन ग्रुप को, अगर वो एल्डो है तो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप को, उस एक को निकाल के बाकी सबके साथ हमने ये अटैच करवा देना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। और ऐसा हम क्यों कहते हैं, बिकॉज उसके पास बहुत से हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। इवन आप देख रहे हो कि हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जस्ट एक के साथ आपने हाइड्रोक्सिल को अटैच नहीं करवाया है, उसके साथ मौजूद है फंक्शन ग्रुप। अभी आप वीडियो के स्टार्ट पर देख रहे थे कि कार्बन जो है ये खुद को स्टेबल करने के लिए 4 बॉन्ड बनाता है, सो डैट वो ऑक्टेट के थ्रू स्टेबल हो सके। तो ये वाला जो कार्बन है इसके पास 3 बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो ये 4 बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ करेगा हाइड्रोजन एटम का। तो ये कार्बन स्टेबल हो चुका है, इसके पास ऑलरेडी 4 हैं, तो वो खुद को स्टेबल नहीं करेगा, किसी के साथ भी एटम के साथ अटैच नहीं होगा। यहाँ पे हम अटैच करवाते हैं, इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो ये हमने हाइड्रोजन को अटैच करवा के उसको स्टेबल करवा देना है। सेम यहाँ पे भी हम अटैच करवा देते हैं हाइड्रोजन को, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन को, सारे एटम्स हमने क्या करवा दिए, स्टेबल करवा दिए हैं। इसके पास 2 बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो हमने इसको स्टेबल करने के लिए इसके साथ हमने 2 हाइड्रोजन को क्या करवा दिया है, शेयर कर दिया है। सेम आपने फ्रुक्टोज जो कि आप कीटो शुगर में डिस्कस कर रहे हैं, इसको भी स्टेबल करवाना है, और इसको स्टेबल करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे अगेन हाइड्रोजन एटम का। इसके पास 2 बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो 2 बॉन्ड्स ये और बनाएगा हाइड्रोजन के साथ और खुद को स्टेबल कर लेगा। ये वाला कार्बन जो है ये स्टेबल है, 2 ये बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, और 2 उसने कार्बन के साथ शेयर किए हुए हैं। 4 बॉन्ड्स मौजूद हैं सेकेंड वाले के पास। थर्ड वाला जो है इसका हाइड्रोक्सिल भी आपने थर्ड वाले का ग्लूकोज की तरह ड्रॉ करना है। इस साइड पे स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं करेंगे, और इस साइड पे आप रखते हैं उसका हाइड्रोजन। 4 बॉन्ड्स बना के हमने थर्ड कार्बन को भी स्टेबल कर दिया है, और ये हमने उसके बाकी एटम्स को भी हाइड्रोजन अटैच करवा के उसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर देने हैं, और उसको क्या कर देना है, स्टेबल कर देना है। तो अभी तक के लेक्चर में बायोकेमिस्ट्री में जस्ट आपने ये देखा है कि बायोकेमिस्ट्री में आपने किसी भी एटम को स्टेबल करने के लिए यूज़ किया है किस चीज़ का, ऑक्टेट रूल का या फिर डुप्लेट रूल का। और फिर आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर मौजूद जो कंपाउंड्स हमने पढ़ने हैं वो स्टार्ट किए हैं। हमने डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। और फर्स्ट जो कंपाउंड हमने स्टार्ट किया वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग देख चुके हो आप, उसका जनरल फार्मूला एंड डेफिनेशन देख चुके हैं। हम 2 एग्जांपल ले रहे हैं, और हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। और हमने बोला था कि अगर वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो उसे आप कहते हो ये है एल्डो शुगर। एल्डो शुगर मीन्स कि इसके पास है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड में अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट के पास ये वाला ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद है तो इसे आप कहते हो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप। एंड उस कार्बोहाइड्रेट को हम
कीटो शुगर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम शुगर का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट स्वीट होता है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को बोल रहे होते हैं शुगर। और डेफिनेशन में आपने पॉलीहाइड्रोक्सी की टर्म भी यूज़ की थी। पॉलीहाइड्रोक्सी इसलिए बोला था बिकॉज हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, जस्ट आपका एक जो कार्बन एटम है उसके साथ हाइड्रोक्सिल नहीं होता है बिकॉज वो है फंक्शनल ग्रुप। तो बाकियों के साथ आपने हाइड्रोक्सिल को अटैच करवा देना है, जस्ट एक को आपने चेंज करवा देना है। फंक्शनल ग्रुप में या तो एल्डिहाइड यूज़ करेंगे या फिर कीटोन यूज़ करेंगे। एल्डिहाइड है तो आप उसे अटैच करवाएंगे टर्मिनल पे, अगर कीटोन है तो उसे आप अटैच करवाएंगे मिडल वाले कार्बन्स के साथ। तो कार्बोहाइड्रेट के इस इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के मज़ीद कितने ग्रुप्स मौजूद हैं नेचर में और वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को मेरे बेटे जब हम ग्रुपिंग करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसमें हमें 3 तरह के ग्रुप्स मिलते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप हमने डिस्कस करना है वो है मोनोसेक्राइड। सेकंड ग्रुप जो हम डिस्कस करेंगे वो है डाइसेक्राइड। और जो थर्ड ग्रुप हम डिस्कस करेंगे वो है ओलिगोसेक्राइड। एंड फोर्थ ग्रुप हमने देखना है पॉलीसेक्राइड्स का। ये जो ग्रुपिंग हमने की है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये हमने की है उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बेस पे। लाइक मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं, मैं कह रही हूँ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल आप बनाते हैं एटम्स को कंबाइन करके। ये मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ये तीनों ही मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं 3 एटम्स यूज़ किए हैं, कार्बन का 2 और एक ऑक्सीजन के। यहाँ पे भी 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का। यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं टोटल 24 एटम्स। 6 मैंने यूज़ किए हैं कार्बन के, 6 यूज़ किए हैं हाइड्रोजन के और 6 मैंने यूज़ किए हैं ऑक्सीजन के। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स क्या हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं। तो ये सब मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या बनाते हैं, किसको कंबाइन करके, एटम्स को कंबाइन करके। तो ये हमारे पास एग्जांपल है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की। इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स क्या हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं। तो मोनोसेक्राइड के अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल तो एक ही रहता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स क्या हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल अभी लेते हैं कि मोनोसेक्राइड में एक ही मॉलिक्यूल होगा। मोनो का मीनिंग क्या होता है, 1, ठीक है, मोनो का मीनिंग है 1। एंड सेक्राइड जो सब के अंदर आपको वर्ड मिल रहा है, ये सेक्राइड वर्ड है एक ग्रीक लैंग्वेज से, और ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड है वो है सेक्रोन। सेक्रोन होता है शुगर मॉलिक्यूल। तो मोनोसेक्राइड की हम बात कर रहे हैं। मोनोसेक्राइड के अंदर मौजूद हैं 1 शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। मोनो शो कर रहा है 1 को एंड सेक्राइड है शुगर मॉलिक्यूल। तो मोनोसेक्राइड में मौजूद है ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल। जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल ली कि एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ एटम्स वेरी कर सकते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास मोनोसेक्राइड के अंदर मॉलिक्यूल तो एक ही रहेगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स क्या हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। मॉलिक्यूल एक रहेगा लेकिन नंबर ऑफ़ एटम्स क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। और जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो मिनिमम हो सकते हैं 3 और मैक्सिमम हो सकते हैं 7। तो अगर कोई भी मोनोसेक्राइड जिसमें मॉलिक्यूल एक ही रहेगा लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं, कार्बन एटम्स जो है वो 3 हैं, उसे आप कहते हो ये है ट्रायोज, ठीक है। कोई भी ऐसा मोनोसेक्राइड जिसके पास कितने कार्बन एटम्स हैं, 3 हैं, मॉलिक्यूल एक ही रहेगा, उसे आप कहते हो ट्रायोज, ठीक है। ये भी हम देख रहे हैं किसको, मोनोसेक्राइड्स को। तो मोनोसेक्राइड में मौजूद है ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल और 3 to 7 क्या हो सकते हैं उसमें, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 7। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स 3 हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ट्रायोज। अगर किसी भी मोनोसेक्राइड के पास मॉलिक्यूल एक ही है लेकिन उसमें एटम्स कितने कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन एटम्स, वो हैं 4, तो उसे आप कहते हो ये है टेट्रोज।
इसी तरह से मोनोसेक्राइड में अगर 5 कार्बन्स मौजूद हैं तो उस मोनोसेक्राइड को आप कहते हो पेंटोस, और अगर किसी मोनोसेक्राइड में 6 कार्बन मौजूद हैं तो उसे आप कहते हो हेक्सोस। एंड 7 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड को आप कहते हो ये है हेप्टोस। तो जो पहले आपने जनरल फॉर्मूला ड्रॉ किया था जिसमें आपने लिखा था CnH2ON, वहाँ से आप बाकी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, बिकॉज जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उतने ही आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ज़रा इस फार्मूले में पुट करके आप यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं सारे एटम्स की फाइंड आउट कर सकते हैं, और कितनी आएंगी C3H6O3। टेट्रोस की कितने आएगा फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H&O4। सेम इसी तरह से 5 कार्बन एटम्स हैं तो उतने ही आपके वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे लिखते हैं वो हो जाएगा C5H10O5। हेक्सोस का क्या होगा C6H12O6। हेप्टोस का कितना होगा C7H14O7। तो कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फार्मूला, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन को देखने के बाद आपने 2 मोनोसेक्राइड्स को ड्रॉ किया था, एंड उन मोनोसेक्राइड में आपने 2 एग्जांपल ली हैं, फ्रुक्टोज की एंड ग्लूकोज की। एक फ्रुक्टोज था कीटो शुगर एंड ग्लूकोज था एल्डो शुगर। एल्डो शुगर क्यों कहते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट को, बिकॉज उसमें होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और शुगर क्यों कहते हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं इनका टेस्ट होता है स्वीट। इसी तरह से कीटो शुगर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद था। तो मोनोसेक्राइड के भी आपने एग्जांपल ड्रॉ की थी, और आपने वो जो एग्जांपल ली थी उसमें 6 कार्बन थे, एल्डो के पास भी और कीटो के पास भी। एल्डो में आपने एग्जांपल लिए ग्लूकोज की और कीटो की आपने एग्जांपल लिए फ्रुक्टोज की। उन दोनों के पास 6 कार्बन थे, तो इट मीन्स कि आपने जो भी एग्जांपल ड्रॉ की थी वो है हेक्सोस की एग्जांपल। हेक्सोस मीन्स कि एक कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसके पास मॉलिक्यूल एक ही रहेगा, लेकिन उसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं 6, इसलिए हम इस मोनोसेक्राइड को कहते हैं ये है हेक्सोस। तो हेक्सोस की दोनों एग्जांपल आपने ले ली हैं, एल्डो की भी और कीटो की भी। और जो अभी आपने ड्रॉ की थी कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल दोनों मोनोसेक्राइड की, फ्रुक्टोज की एंड ग्लूकोज की, वो जो स्ट्रेट चेन है वो रिंग फॉर्म में भी हम कन्वर्ट करवाएंगे, और ये दोनों जो हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में मौजूद होते हैं, स्ट्रेट चेन भी और रिंग फॉर्म में। तो उसको बाद में ड्रॉ करते हैं, लेकिन उससे पहले इनके मीनिंग देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सेक्राइड का मीनिंग आप सबको आता है, इसमें हमने शुगर मॉलिक्यूल की बात करनी है। इस तरह से किसी भी कार्बोहाइड्रेट के पास अगर एक था तो आपने बोला था मोनोसेक्राइड। अगर डाई है, डाई का मीनिंग होता है 2। तो किसी भी मोनोसेक्राइड के पास अगर 2 शुगर मॉलिक्यूल हैं तो उस मोनोसेक्राइड को, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का बोलोगे डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में मौजूद है ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल, डाइसेक्राइड में होंगे 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन करके बनाते हैं डाइसेक्राइड को। डाइसेक्राइड एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट की। इसी तरह से ओलिगोसेक्राइड में ओलिगो का मीनिंग होता है फ्यू, और ये जो फ्यू हैं ये होते हैं 3 से लेके 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल। अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में 1 है मॉलिक्यूल उसे आप कहते हो मोनोसेक्राइड, 2 हैं तो कहते हो डाइसेक्राइड। अगर 3 to 10 हैं तो इसके लिए आप फ्यू की टर्म यूज़ करते हैं, और फ्यू के लिए हमने ओलिगो का वर्ड यूज़ किया हुआ है। पोली का मीनिंग क्या होता है, पोली का मीनिंग आप सबको आता है, और वो है मैनी। और मैनी में हम कितने लेंगे, मोर देन 10। जब हमारे शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं तो उसे हम कहना शुरू कर देते हैं पॉलीसेक्राइड। तो कार्बोहाइड्रेट्स में अगर मौजूद हैं मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल तो उसे हम कहना शुरू कर देते हैं पॉलीसेक्राइड। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन की हुई है कार्बोहाइड्रेट्स की, हमने की है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेस पे। ये एटम सही हैं, ये हैं उसके मॉलिक्यूल। तो मोनोसेक्राइड में है 1, डाइसेक्राइड में 2, ओलिगो में है फ्यू जो कि हो सकते हैं 3 से 10 तक, एंड पोली में मौजूद है मैनी जो कि है मोर देन 10। अब जल्दी से पहले मोनोसेक्राइड को वाइंड अप करते हैं और फिर हम डाइसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड पर मूव करेंगे। एंड मोनोसेक्राइड में जस्ट हमारी एक चीज़ रह गई है कि जो अभी आपने पहले 2 एग्जांपल्स ड्रॉ की हैं फ्रुक्टोज की एंड ग्लूकोज की, वो स्ट्रेट चेन है जिसे आप फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हो। वो किस तरह से रिंग में कन्वर्ट होती है, और रिंग में कन्वर्ट करने का मेथड अभी हम देखते हैं उसे।
देखिए मोनोसेक्राइड का एक लास्ट टॉपिक देखते हैं और उसमें हमने जो भी रिसेंटली ग्लूकोज की एग्जांपल ड्रॉ की थी उसे अगेन ड्रॉ करते हैं। ग्लूकोज आपको पता है कि ये एक एल्डो शुगर है बिकॉज उसके पास ये ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। बाकियों को हम ड्रॉ कर लेते हैं। और स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है कि आपने एल्डिहाइड वाले एटम को निकाल के बाकी सब के साथ ड्रॉ करना है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एंड वैलेंसी को स्टेबल करने के लिए आपने अटैच करवाना है उसके साथ हाइड्रोजन एटम को। तो कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसेक्राइड की फॉर्म में जब वो सॉल्यूशन में मौजूद हैं तो वो रिंग्स बनाते हैं और ये जो स्ट्रेट चेन होती है इस स्ट्रेट चेन को ही हमने कन्वर्ट करवाना है रिंग में। ये जो स्ट्रेट चेन होती है इसे आप स्ट्रेट चेन भी कह सकते हो और इसे आप फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है अपनी रिंग फॉर्म के साथ और रिंग फॉर्म के लिए हम भी देखते हैं कि कैसे हमें उसको ड्रॉ करना है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन क्या है? कायरल कार्बन वो कार्बन है जिसके साथ मौजूद हैं, कायरल सेंटर भी कह सकते हो, कायरल कार्बन भी कह सकते हो। ये वो कार्बन होते हैं जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद होते हैं। तो लाइक हम यहाँ पे अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और ये 6 है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन मौजूद है। 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, एक ये ग्रुप है, एक ये है और एक ये पूरा ग्रुप मौजूद है। तो इट मीन्स कि पहला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन नहीं होता है। सेकंड कार्बन के साथ एक ग्रुप ये वाला मौजूद है, एक ये ग्रुप है, एक ये है और एक ये पूरा ग्रुप मौजूद है। तो सेकंड कार्बन कायरल है। थर्ड के साथ एक ग्रुप ये है, एक ये पूरा ग्रुप मौजूद है और ये एक पूरा ग्रुप मौजूद है। तो थर्ड भी है कायरल कार्बन। फोर्थ के साथ भी ये कंप्लीट एक ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये ग्रुप ऑफ एटम मौजूद है। तो ये भी आपका कायरल है। इस तरह से फिफ्थ भी फर्स्ट ये ग्रुप हो जाएगा, ये सेकेंड, थर्ड और ये आपका है फोर्थ ग्रुप। तो फिफ्थ कार्बन भी आपका कायरल कार्बन होता है। 6 वाले को अगेन हम कायरल क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज उसके साथ मौजूद हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये सेम है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। तो इसलिए 6 वाला एंड फर्स्ट वाला जो आपका कार्बन एटम है ग्लूकोज के अंदर ये कायरल नहीं होता है। तो आपने जब भी मोनोसेक्राइड को कन्वर्ट करना है उसकी रिंग के अंदर तो आपने क्या करना है, उसके फंक्शनल ग्रुप को आपने रिएक्ट करवा देना है लास्ट कायरल कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। कायरल कार्बन में हमारे पास लास्ट कायरल में जो हमारे पास है ये आपका फर्स्ट कायरल है, ये सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है। ग्लूकोज में ये सेकंड है और ये ग्लूकोज में फिफ्थ है और कायरल है ये कौन सा? फोर्थ। तो इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके पास होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके पास होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हम उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे उसको ये चार्जेस देते हैं बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जो होती है, जो एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसलिए इसके पास है नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसे आप कहते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। और इसी तरह से यहाँ पे इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो आपने क्या करना है कि इसके फंक्शनल ग्रुप को आपने अटैच करवाना है या रिएक्ट करवाना है आपने किसके साथ? लास्ट कायरल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो ऑपोजिट चार्जेस को आपने अटैच करवाना है। लाइक मेरे पास ये ऑक्सीजन मौजूद है तो ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा किसके साथ? लास्ट कायरल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ। और ये जो कार्बन है ये रिएक्ट करेगा लास्ट कायरल के ऑक्सीजन के साथ। ऑपोजिट चार्जेस को हमने क्या करवाना है? अटैच करवाना है या रिएक्ट करवाना है। और रिएक्शन के बाद ये जो ऑक्सीजन था ये चेंज हो जाएगा हाइड्रोक्सिल में और ये डबल बॉन्ड भी चेंज हो चुका है किसके अंदर? सिंगल बॉन्ड में। बिकॉज कार्बन जो है हाइड्रोक्सिल के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है।
और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है, आपकी आसानी के लिए मैं जस्ट क्या कर रही हूँ, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे सेंटर में ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये वही ऑक्सीजन है जो कि यहाँ पे मौजूद था, तो ये बॉन्ड हम यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन मौजूद था वो कार्बन नंबर 1 एंड 5 को क्या करवा रहा है, आपस में अटैच करवा रहा है, होल्ड करवा रहा है इस तरह से। ओके, अब इस स्ट्रेट चेन को हमने क्या करना है, हमने रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक 6 कॉर्नर्ड रिंग ड्रॉ करूँगी। लेकिन उससे पहले ये नोट कर लें कि कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी आपके पास हैं वो 2 तरह की रिंग्स बनाते हैं। अगर तो कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि ऐसी रिंग बना रहा है जिसमें है 6 कॉर्नर्स होते हैं, तो इस कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं, ये है इस रिंग को हम कहते हैं, ये है पायरानोज रिंग। और अगर कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्ट्रेट चेन से रिंग में कन्वर्ट होते हुए बनाता है 5 कॉर्नर रिंग, तो इस 5 कॉर्नर रिंग को आप कहते हो ये है फ्यूरानोज। तो पायरानोज होती है 6 कॉर्नर्ड, और फ्यूरानोज है 5 कॉर्नर। और इस 6 कॉर्नर में, जिसे आपने पायरानोज बोला है, 1 कॉर्नर पे मौजूद होता है ऑक्सीजन एटम, और रिमेनिंग 5 पे मौजूद होता है कार्बन एटम। इसी तरह से फ्यूरानोज के 5 कॉर्नर्स में से 1 कॉर्नर पे मौजूद है ऑक्सीजन एटम, और रिमेनिंग 4 पे मौजूद होता है कार्बन एटम। तो ये जो ग्लूकोज हमने स्ट्रेट चेन उसकी ड्रॉ की थी, इसकी स्ट्रेट चेन को हम रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो रिंग की फॉर्म में चेंज करवाने के लिए अब हमने क्या करना है, हमने 6 कॉर्नर रिंग ड्रॉ की। इट मीन्स कि जो ग्लूकोज है ये रिंग की फॉर्म में पायरानोज रिंग बनाते हैं। पायरानोज रिंग मीन्स कि उसके एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन एटम है और बाकी 5 कॉर्नर्स पे मौजूद होगा कार्बन एटम। ठीक है, अब आपने इस वाले रिंग को यहाँ पे ड्रॉ तो कर दिया है, हर एक कॉर्नर पे आपने ये एक ड्रॉ कर देना है एक एक कार्बन एटम। लेकिन ग्लूकोज के पास आप देख रहे हो टोटल थे 6 कार्बन एटम्स, तो जो आपका एक कार्बन एटम रह जाता है 6 वाला, वो आपने क्या करना है, इस तरह से एक आर्म की फॉर्म में आपने बाई वाली साइड पे अटैच करवा देना है। और आपकी इस स्ट्रेट चेन में जितने भी ये लेफ़्ट साइड पे गिवन हैं कार्बन के साथ ग्रुप्स मौजूद हैं, उसे आपने क्या करना है, आपने रिंग की अपर साइड पे ड्रॉ करना है, और जितने भी आपके मौजूद हैं इस साइड पे राइट साइड पे, उसे आपने ड्रॉ करना है रिंग की लोअर साइड पे। ठीक है, इसे हम ड्रॉ करेंगे रिंग की लोअर साइड पे। और ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, और ये है 6th कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल है, बिकॉज वो मौजूद है राइट साइड पे, तो उसे हम ड्रॉ करेंगे रिंग की लोअर साइड पे। ठीक है, ये मौजूद हैं सारे राइट साइड पे, और ये सब मौजूद हैं लेफ्ट साइड पे। तो फर्स्ट कार्बन का जो हमने हाइड्रोक्सिल अटैच करवाना है वो हम ड्रॉ करवाएंगे रिंग की लोअर साइड पे। ये हमारे पास कार्बन फर्स्ट है, ये हमने एक बॉन्ड बनाया और ये हमने हाइड्रोक्सिल को अटैच करवा दिया। जो हाइड्रोजन है वो हम अटैच करवाएंगे रिंग की अपर साइड पे। सेम इसी तरह से सेकंड कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल है वो आएगा रिंग की लोअर साइड पे, और जो उसका है हाइड्रोजन वो आप लोग ड्रॉ करेंगे रिंग की अपर साइड पे। थर्ड कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल है वो आएगा रिंग की अपर साइड पे, एंड हाइड्रोजन आएगा रिंग की लोअर साइड पे। फोर्थ का जो हाइड्रोक्सिल है वो आएगा रिंग की लोअर साइड पे, और हाइड्रोजन आएगा अपर साइड पे। अब फिफ्थ में हमारे पास जो है एक हाइड्रोजन है, और उसे हमने ड्रॉ करना है फिफ्थ के साथ यहाँ पे, बिकॉज उसकी जो अपर साइड है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो हमने बाकियों को
कार्बन 6 के साथ ये वाला हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल एक साथ ड्रॉ कर देना है। बिकॉज 6 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं CH2OH को। और ये जो रिंग की फॉर्म होती है किसी भी मोनोसेक्राइड की, उसे आप कहते हो ये है रिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हो उसे आप, और उसे आप हावर्थ भी कह सकते हो। तो इस तरह से कुछ कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास हैं वो हमें बना के देते हैं पायरानोज रिंग, और कुछ बना के देते हैं फिरानोज रिंग। फिरानोज में होंगे 5 कॉर्नर्स और पायरानोज में होंगे 6 कॉर्नर्स। तो बाकी इंशाल्लाह जो हमारे पास मोनोसेक्राइड का रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं और जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप